हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं हम TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वह नई कविता है और प्रयोगवाद के ऊपर प्रयोगवाद तक मैंने पढ़ा दिया है। TGT PGT एस्टेट का जो सिलेबस दिया गया है HBSC की तरफ से, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 38 है या 39 जो भी है, थंबनेल पर मैं एग्जैक्ट क्लास डाल दूंगी। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है और TGT PGT एस्टेट की तैयारी करना चाहता है, तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट TGT PGT एस्टेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर जो मैंने अभी तक वीडियो डाली हैं एस्टेट की, वो सभी वीडियोज आपको एक ही जगह पर संग्रहित मिल जाएंगे। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो क्योंकि वहाँ पर मैं जो पर डे की वीडियो होती हैं, वो जो भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं हम, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, क्योंकि जो कैंडिडेट मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है उसे तो सब कुछ समझ में आने वाला है। अब मैंने कल यहाँ पर ये पढ़ाया था प्रयोगवाद और नई कविता। थोड़ा सा थंबनेल बनाने का टाइम कम रहता है, थंबनेल में भी पूरा टाइम लगता है, तो मैंने प्रयोगवाद और उसमें नई कविता ऐसे ही लिख दिया था। मतलब सही लिखा था, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं थंबनेल नहीं बना पाई थी। तो प्रयोगवाद और नई कविता का नाम साथ साथ क्यों लिया जाता है, एक इससे पहले आपको कोई एक बात बताऊंगी कि हमने हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पर हम पहुंच चुके हैं। रीतिकाल तक कंप्लीट कर चुके हैं और आधुनिक काल को भी हम पद्य के विकास क्रम से हम पढ़ रहे हैं। तो पद्य के विकास क्रम ने हमने भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद और आधुनिक काल, यानी कि रीति काल तक के मैं MCQs भी करवा चुकी हूँ। और आज मैं पूरी कोशिश रहेगी कि शाम के टाइम में वीडियो डालूँ आधुनिक काल, जिसमें भारतेंदु युग के MCQs होंगे। भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी युग तक के मैं MCQs आपको जरूर करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। मैं ये चाहता हूँ कि जो जो टॉपिक हमने क्लियर करवाए हैं उसी के MCQs भी हम सारे करवा दें। बाकी जो एस्टेट का सिलेबस है वो सारा मैंने चैनल पर करवा रखा है। आपको पढ़ना कैसे है, बस आपको सिलेबस सामने रखना है, एक हार्ड कॉपी उसकी ले लें, टॉपिक वहाँ से ढूंढें, टॉपिक वहाँ से सिलेक्ट करके सिलेबस में से फिर आप यूट्यूब पर उस टॉपिक को पढ़ें। उसके बाद फिर आप अपनी बुक से पढ़ें और नोट्स बनाएं, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। प्रयोगवाद और नई कविता, तो मैंने कल प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियां आपको बताई थी, जैसे कि प्रयोगवाद के अंदर नवीनता है, बौद्धिकता है, अतिशय व्यक्तिकता है, क्षणवादिता है, युग बोध का वर्णन मिलता है। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां थी ये नवी कविता में भी पाई गई। तो प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब प्रयोगवाद मैंने पढ़ा दिया था, कल की वीडियो में मैंने प्रयोगवाद पढ़ाया। और प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है, इसका समय सीमा जो है 1943 से शुरू होती है। 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ, उसके बाद 3 सप्तक, दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक और प्रकाशित हुआ। तो ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी थी, ये चारों सप्तक आपको बता दिए थे। और फिर उसके बाद इन चारों सप्तक के अंदर जो जो कवि आते थे, ये सभी मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आप सभी को समझा दिए थे। अब देखो, आज से एक और छोटा सा टॉपिक आता है जहाँ से हमारा प्रश्न बनता है। एक और छोटी सी बात थी कि रामधारी सिंह दिनकर, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, ये छायावादी युग, ठीक नहीं, प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद में भी इनको नहीं लेते हैं। एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर और स्वच्छंदतावादी कवियों में इसका नाम आता है, या राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतनावादी कवि इनको कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर आप कहें तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, अदरवाइज आप चेक कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर की एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है और यही सारा उसमें पढ़ा रखा है। बस इतना ही है रामधारी सिंह दिनकर का, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक छोटा सा टॉपिक और आता है, तो वो टॉपिक है
प्रपद्यवाद, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको प्रपद्यवाद जब आपके इसमें दिया गया है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो जो प्रपद्यवाद का जो समय है वो 1956 है। तो इसकी मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बना दूंगी, उसके बाद फिर मैं नई कविता करवाऊंगी, ठीक है। प्रपद्यवाद, प्रपद्यवाद किसे कहते हैं तो ये अब हम देखेंगे। इसकी समय सीमा 1956 है। जैसे कि प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से शुरू होती है, उसके बाद दूसरा प्रकाशन 1959 में, 51 में, फिर तीसरा 1959 में, और फिर 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित होता है। लेकिन उसी के समय में थोड़ा सा बीच में 1956 के आसपास प्रपद्यवादी कुछ कवि हैं जिनको प्रपद्यवाद के नाम से जाना जाता है, और ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया? नलिन विमोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। मतलब क्या है कि प्रपद्यवाद का अगर आपसे प्रवर्तन पूछे कि इसका प्रयोक्ता या इसकी शुरुआत करने वाला या इसका प्रवर्तन, आप समझते हैं ना, जिसका मतलब शुरुआत करने वाला, आरंभ करता कौन है? नलिन विमोचन शर्मा। आपको याद रखना है नकेन, नकेन क्या है कि नकेन में 3 नाम है। नकेन के अंदर मूल रूप से 3 नाम आते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। न से कोई अलग नाम है, कै से अलग है और न से अलग है। तो लेकिन आपको प्रपद्यवाद का प्रवर्तन याद रखना है, न से, जैसे नलिन विमोचन। तो नलिन विमोचन शर्मा ने इस प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किया और 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद, मतलब नकेन के प्रपद, इसमें 3 कवियों का संग्रह है नकेन में। नकेन के प्रपद नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ, एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ 1956 में, नकेन प्रपद संकलन से हुआ, ठीक है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। मतलब ये दोनों नाम ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो कैंडिडेट हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहा है और उसे नकेनवाद और प्रपद्यवाद का ना पता हो। तो नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा जाता है या प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि शामिल हैं। और वो 3 कवि कौन से हैं? नलिन विमोचन शर्मा, तो न से बन गया, पहले न से बन गया नलिन विमोचन शर्मा, के से बन गया केसरी कुमार, और अंतिम जो न है इससे नरेश के नाम से प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि नकेन क्या है। नकेन मतलब प्रपद्यवाद, नकेन का मतलब क्या है? ये 3 नाम है, नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ये अकेला नरेश है, आपको ध्यान रखना है, नरेश मेहता नहीं जोड़ना है आपको इसके साथ। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल, अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या है प्रपद्यवाद, क्या है और प्रयोगवाद, मैम इसको अलग क्यों किया गया, प्रयोगवाद से प्रपद्यवाद को अलग क्यों किया? इनमें एक ही मूल अंतर है, प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। मतलब उस साधन का जो प्रयोग होता है वो साध्य कहलाता है, और जिस साधन का प्रयोग किया गया काव्य को लिखने के लिए उसको हम मानते हैं प्रयोगवाद। ये तो याद रखना। और प्रयोग का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया था, भाव के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से, नए नए उपमा, भाषा के दृष्टिकोण से नए नए उपमान, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया, तो इसे ये प्रयोगवाद कहा। तो प्रयोगवाद में जो प्रयोग शब्द है उसका अर्थ है साधन, साधन माना उन चीजों को, और जो प्रपद्यवाद था यानी कि जो नकेनवाद था वो प्रयोग को साध्य मानता है। बस इतनी पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। आज एक देखो, एक इसको आप साध्य और साधन को आप ऐसे समझना, जैसे एक शब्द है अतिथि, एक होता है आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य। तो इसको आप ऐसे रखोगे, जैसे अतिथि तो वो होता है जो मेहमान हमारे घर आता है, और आतिथ्य होता है, आतिथ्य होता है, ये आतिथ्य होता है जो उसका वो कर रहा है, मतलब उस मेहमान की मेजबानी कर रहा है, वो आतिथ्य कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप साध्य और साधन को भी मानकर चलें। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है। अब नंदुलारे वाजपेयी जी का प्रपद्यवाद के संबंध में क्या लिखा है? नकेनवाद जिसे
उसके हिमायतियों ने प्रपदवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। मतलब क्या कहा है, वही बात है। इन्होंने नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रपदवाद के संबंध में कहा कि जो नकेनवाद के हिमायती थे उन्होंने नकेन को क्या कहा, प्रपदवाद का नाम दे दिया। अदरवाइज प्रपदवाद कुछ नहीं था। और नकेन में 3 कवि थे। नकेन में जो 3 कवि थे जो प्रयोग को क्या मानते थे, बस साधे मानते थे। लेकिन जो इनके हिमायती थे नकेनवादों के, उन्होंने इसको नाम दे दिया प्रपदवाद। ठीक है। वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। मतलब जो प्रयोग किए जा रहे थे प्रयोगवाद के अंतर्गत, उस प्रयोगवाद का अतिवाद मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग करना, उस अतिवाद को ही प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है नकेन। ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था, अभी ये बात हम पढ़ के आए हैं कि प्रयोगवाद के अंदर जो कवि थे और उन्होंने जो कुछ भी नया कहा था, नया मतलब नवीनता की दृष्टि से, बौद्धिकता की दृष्टि से, भाव शिल्प और भाषा की दृष्टि से, उपमान की दृष्टि से जो कुछ भी नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर, मतलब जो प्रयोगवाद के प्रवक्ता थे उन्होंने जो कुछ नया कहा उससे नकेन वाले संतुष्ट न थे और एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य किया। तार्किक मतलब तर्क के आधार पर उसको एक सीमा तक पहुंचाने का कार्य किया नकेन ने। नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। नकेन 1 और नकेन 2 संग्रह के नाम से प्रकाशित हुए। और नकेन नाम से एक प्रकाशित हुआ था ना, ये मैंने शुरू में ही बताया था। तो ये एक तरीके का एक लेख था जो पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो बस इस बात को आप थोड़ा सा 10 सूत्री कहा इन्होंने, ये याद रख लेना। 1952 में जो नरेश के संपादन में, नरेश मेहता के संपादन में नहीं, नरेश के संपादन में जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी और पत्रिका का नाम था प्रकाश, उसमें नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री, मतलब इन्होंने क्या कहा, नकेनवादियों ने उस पत्रिका में नकेन को प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। बस ये याद रखना है कि प्रयोगवाद को, नकेनवादियों ने प्रयोगवाद को, एक पत्रिका थी प्रकाश, उस पत्रिका में सन 1952 में, जो कि पत्रिका नरेश के संपादन में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस प्रपदवाद को इन्होंने प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया कि इस प्रयोग के अंदर 10 सूत्र हैं, ये घोषित किया। बस ये था प्रपदवाद, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो अगर आप इस पर कहें तो मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी और आगे जो पढ़ेंगे हम नई कविता। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर देती हूँ और अगली वीडियो आपको मिलेगी नई कविता के नाम से। ठीक है।